नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे राज्यसभा के पेंच की। 5 राज्यों में विधानसभा के रण में पूरी ताकत झोंकने के बाद अब बीजेपी के सामने एक और चुनौती है, और वो चुनौती है राज्यसभा में बिल पास करवाने की, जो बीजेपी के लिए अब टेढ़ी खीर हो सकती है। बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों के पास अभी राज्यसभा में 114 सीटें हैं। इसमें से बीजेपी के पास 97, जेडीयू के पास 5, एआईडीएमके के पास 5, निर्दलीय के पास 1 और छोटे दलों के पास 6 सीटें हैं। लेकिन जल्द ही ये स्थिति बदलने जा रही है। अप्रैल से अगस्त के बीच राज्यसभा की 70 सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी की सीधे तौर पर 5, एआईएडीएमके की 1 और निर्दलीय की 1 सीट कम हो जाएगी। इसके साथ ही ये संख्या बल 114 से घटकर 107 पर आ जाएगा। ऐसे में अगर सहयोगी दलों ने आंखें दिखाई और बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का सहयोग नहीं मिला, तो राज्यसभा में किसी भी बिल को पास कराना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड और यूपी में अगर सीटें कम आई तो राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या और कम हो सकती है, क्योंकि इन राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटें हैं। यहां की तस्वीर 10 मार्च के बाद साफ हो जाएगी। इस बार सुब्रमण्यम स्वामी भी राज्यसभा से विदा हो जाएंगे। इसके बाद उन्हें दोबारा चुने जाने के चांस ना के बराबर हैं। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के भी कई दिग्गजों का राज्यसभा से कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसमें कांग्रेस के बागी गुट G23 में शामिल नेता आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल के अलावा केरल से आने वाले AK एंटनी और पंजाब से अंबिका सोनी शामिल हैं। पंजाब से राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इन नेताओं के भी दोबारा नॉमिनेट होने की संभावना नहीं है और इसकी अपनी वजह है। राजस्थान में बीजेपी के 4 राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर, राम कुमार वर्मा, हर्षवर्धन और अल्फोंस का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस के खाते में 2 और बीजेपी के खाते में 1 ही सीट आएगी, जबकि चौथी सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। झारखंड की बात करें तो राज्यसभा से मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार की 2 सीटों पर कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। फिलहाल ये दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में हैं। अब प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। ऐसे में बीजेपी की 1 सीट कम होनी तय है। बात करें आंध्र प्रदेश की तो राज्य से आने वाले वाईएसआर और से वीवी रेड्डी और भाजपा से सुरेश प्रभु, वाईएस चौधरी, टीजी वेंकटेश यानी 4 राज्यसभा सीटों का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो जाएगा। अभी यहां की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 1 पर वाईएसआर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी के पास यहां 3 सीटें इसलिए थी क्योंकि वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन में थी। लेकिन 2018 में ये गठबंधन टूट चुका है और अब बीजेपी आंध्र में सरकार में नहीं है। अब यहाँ वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में यहाँ बीजेपी की 3 सीटें कम होनी तय हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो ये 6 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा हो रहा है। 6 में से 3 सीट बीजेपी के पास हैं और 1-1 सीट एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के पास है। भाजपा से पीयूष गोयल, विनय सहस्त्रबुद्धे, विकास महात्मे, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस के पी चिदम्बरम और शिवसेना से संजय राउत का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्य में बीजेपी अब सत्ता में नहीं है। ऐसे में संख्या बल के अनुसार पार्टी की सीट कम होगी। ऐसे ही कुछ समीकरण छत्तीसगढ़ के हैं। यहां राज्यसभा की 2 सीटों पर 29 जून से पहले चुनाव हो जाएंगे। फिलहाल 2 में से 1 सीट बीजेपी और दूसरी कांग्रेस के पास है। इसमें राम विचार नेताम और कांग्रेस से छाया वर्मा शामिल हैं। विधानसभा में विधायकों की संख्या के अनुसार अब दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाएंगी। ऐसे में बीजेपी को छत्तीसगढ़ से 1 सीट का नुकसान होगा। ऐसे में अब सवाल है कि क्या बीजेपी का राज्यसभा में वर्चस्व कम होगा? कैसे इसकी भरपाई होगी? कौन कौन है बीजेपी और कांग्रेस की राज्यसभा सीट के दावेदार? क्या अब बीजेपी को राज्यसभा में बिल पास कराने में दिक्कत हो सकती है? तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे हमारी खास पेशकश में। तो राज्यसभा में अब चुनाव होने वाले हैं अप्रैल और अगस्त के बीच में। ऐसे में दिक्कत आ सकती है बीजेपी को, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फिलहाल 114 सीटें बीजेपी के पास हैं और इस चुनाव के बाद ये आंकड़ा 107 आ जाएगा। तो किस तरह की दिक्कतें ऐसे में पेश आ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा चुनाव के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन तमाम राज्यों के समीकरण बदलते हुए दिखाई देंगे।
तो ऐसे में क्या बीजेपी का राज्यसभा में वर्चस्व कम होगा? और कौन कौन है बीजेपी और कांग्रेस की राज्यसभा सीट के दावेदार? क्या अब बीजेपी को राज्यसभा में बिल पास कराने में दिक्कत हो सकती है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठना यहाँ पर लाजमी सा हो जाता है, क्योंकि अप्रैल और अगस्त के बीच में 70 सीटों पर चुनाव होने हैं राज्यसभा की। आपको बता दें कि बीजेपी के करीब 5 सांसद बाहर हो रहे हैं। केंद्र को जो अक्सर घेरते रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी विदा होंगे और मुश्किल ही है उनका दोबारा उन्हें टिकट मिलना। कांग्रेस के सिब्बल और आनंद शर्मा भी अब नजर नहीं आएंगे। और इसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय खेरा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, वहीं विजय कौशिक कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र दुबे जी भी हमारे साथ, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। शैलेंद्र दुबे जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब जिस तरीके से अप्रैल और अगस्त के बीच में ये चुनाव होने वाले हैं राज्यसभा के, तो क्या लग रहा है कि समीकरण कितने बदल जाएंगे? क्या फिर बीजेपी को दिक्कत पेश आ सकती है राज्यसभा में कोई भी बिल पास करवाने की? अगर समीकरण ज्यादा बदले तो क्या स्थिति हो सकती है? ऐसे में आपसे समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा। जी जयरा जी, जिस तरह से 70 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव अभी लंबित है अप्रैल से अगस्त के महीने के बीच में, लेकिन उसके साथ में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है जिनके परिणाम अभी आने बाकी है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा और मणिपुर। क्योंकि गोवा और मणिपुर में कोई भी सीट रिक्त नहीं हो रही है, 3 प्रदेश हैं जहां पे सीटें रिक्त हो रही हैं। उत्तर प्रदेश से 11 सीटें हो रही हैं, उत्तराखंड से 1 सीट रिक्त हो रही है और पंजाब से 5 सीटें रिक्त हो रही हैं। अब रहा सवाल इस बात का कि मौजूदा परिस्थिति में एनडीए के पास जो एक बहुमत का आंकड़ा है उसमें कितना परिवर्तन आएगा। तो मैं इस बात से अभी सहमत नहीं हूं कि एनडीए को कोई दिक्कत आने वाली है। उसका कारण मैं बता देता हूं आपको क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार जो है बनने के बाद वहां कांग्रेस की सीटों में परिवर्तन होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आसाम में 2 सीटें रिक्त हो रही हैं, दोनों अभी कांग्रेस के पास हैं और वो दोनों सीटें अब भाजपा आसानी से जीत जाएगी अपने अलाइज के साथ में, पहला। दूसरा, त्रिपुरा में अभी 1 सीट खाली हो रही है सीपीआईएम की, जो कि सीपीआईएम जब भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ में भाजपा उसको रिटेन कर लेगी। इसी तरह से अन्य राज्य हैं तो जिनमें और कमोबेश 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे जैसे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में पहले जो उनके अलाइड थे, जो पार्टनर थे आपके टीडीपी, तो चूंकि क्या है कि टीआरएस और उड़ीसा के अंदर बीजेडी, ये 2 ऐसे क्षेत्रीय दल हैं, ये अधिकांश इनका रुख केंद्र में जो सत्ता में रहता है उन्हीं के साथ समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। तो आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा के अंदर अगर सत्ता दल को सीटें मिलती हैं तो उससे समर्थन पाने में भाजपा को उतनी बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, कुछ राज्य हैं जहां पर इनकी सीटों की संख्या में कम होगी, जिसमें प्रमुखता से राजस्थान और छत्तीसगढ़, इनमें जो है कमी की संभावना क्या वो तो निश्चित है। और पंजाब में जो है चूंकि अभी परिणाम आना बाकी है तो उसमें ये देखने वाली बात है कि किस तरह का परिणाम आता है। यदि कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाती है या आम आदमी अपने दम पर सरकार बनाती है तो उस परिस्थिति में भाजपा को वहां भाजपा की चूंकि अपनी 1 सीट है और उनके जो अलाइज पहले थे श्रोमणी अकाली दल, उनके पास 3 सीटें हैं, तो इस तरह से 4 सीटें उनके साथ होती हैं। तो उस परिस्थिति में उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन पंजाब एक रोचक परिणाम की जो है प्रतीक्षा में है। तो उसमें यह यदि हंग असेंबली आती है तो हंग असेंबली आने की स्थिति में भी क्या है कि जो अकाली दल जो कि नेशनल अलाइज रहा है भाजपा का, वो फिर दोबारा संयुक्त होने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई दूसरी पार्टी बहुमत में मान लीजिए आती है, सरकार बनाने का प्रयास करती है, तो विपक्ष में बैठने की स्थिति में भी अकाली दल भाजपा के साथ जाने का प्रयास करेगी। और जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, और एक चीज ये भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि अब ये जो नतीजे आने वाले हैं चुनावों के 10 तारीख को, उसके बाद भी जो स्थिति है थोड़ी बदलेगी। विजय खेरा जी, आपको क्या लगता है कि अब किस तरीके से स्थिति बदल सकती है? आपकी फिलहाल अगर हम बात करें 114 सीटें हैं और माना जा रहा है कि ये कम होकर 107 हो जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कुछ दिक्कतें पेश आ सकती हैं ऐसे में बिल पास कराने में राज्यसभा में? दिक्कतें इसलिए पेश नहीं आती हैं क्योंकि जो भी बिल हमारे होते हैं वो सब भारी जनता के हित में होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब 100 सीटों भी थी हमारे पास, तब भी हमारे बिल पास हुए राज्यसभा में। और जब इनके बस की कुछ होता नहीं है तो कुछ विरोधी दल, जो मुख्य विरोधी दल हैं, वो बाहर चले जाते हैं।
जानबूझ के महंगाई की बात करते हैं, फिर बहस करते नहीं है, चल देते हैं वापस। ये लोकसभा में समर्थन करते हैं, उसी बिल का राज्यसभा में विरोध कर देते हैं। इनकी पॉलिसी कोई है नहीं ना। आप कांग्रेस का आपने देखा होगा, जब वो बिल आया था तो उन्होंने यही किया था कि लोकसभा में समर्थन कर दिया, फिर राज्यसभा में विरोध कर दिया। इन चीजों से क्या होता है कि बाकी पार्टियां समझ जाती हैं कि अस्थायी रूप से इनके दिमाग चल रहे हैं, फैसले चल रहे हैं, तो हमारा साथ देती हैं। इसलिए हमारे बिल 100 में भी पास हुए, जब हम 107 में से 26 पास हुए, और हमने माइनॉरिटी में ही राज्यसभा में 30 के बिल किया, जम्मू कश्मीर का विभाजन यूटी टेरिटरी किया, 3 से 70 किया, 3 तलाक किया, सारे हमने पास करवाए, सब माइनॉरिटी में थे। इसलिए जहाँ तक कठिनाई का सवाल है वो तो नहीं आएगा। पिछले 30 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि राज्यसभा में जो भी सरकारें बनी हैं आज तक, लोकसभा में बहुमत होते हुए भी उनको हमेशा माइनॉरिटी में नहीं, राज्यसभा में 30 साल का इतिहास है। पर सबसे स्मूथ बिल हमारे पास हुए हैं, बराबर होते रहे, वो कठिनाई का सवाल नहीं है। दूसरी बात, हम जिस स्थिति में है इससे कम होने वाले भी नहीं है। अगर हमें 2-4 सीट का लाभ यहाँ पर कांग्रेस सरकार है, अगर होता भी है तो हमें 2-4 सीटों का लाभ हमको मिलेगा। अभी बहुत अच्छा बोल रहे थे हमसे जो पहले बोल रहे थे, हम नाम नहीं जान सके, उन्होंने बल्कि मेरा भी ज्ञान वर्धन कराया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा बोले वो। आसाम, त्रिपुरा वगैरह में हमारी वो भरपाई हो जाने वाली है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात है, राजस्थान की, जी पीछे आपने देखा होगा। चलिए ठीक है विजय खेरा जी, आपके हिसाब से कि कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, आने वाले समय में भी आपको बहुमत मिलेगा वहां पर जब भी आप बिल पास कराने की कोशिश करेंगे। तो विजय कौशिक जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ही होगा? क्योंकि अभी आप काफी मुस्कुरा रहे थे जब विजय खेरा जी कह रहे थे हमारे जो सारे बिल होते हैं वो जनहित में होते हैं। मैं इसलिए था कि जब इन्होंने बिलों का तो मुझे किसान याद आते कि किस प्रकार से किसानों के खिलाफ पास कर राज्य पास हुआ था और किस प्रकार जी को इनकी खानी पड़ी। कई सौ किसान शहादत के बाद में एक गहरी सरकार जागने के बाद वो घोषणा की कि वो इन के मुद्दे पर जा नहीं पाए, इसलिए वापस। तो पहली बात तो इनके यहाँ कोई, क्योंकि अगर लोकतंत्र जी अपने मन बात करते, कैबिनेट की बैठक को लेकर चर्चा करते, किसानों के साथ बात को लेकर चर्चा करते, भाजपा में साथ बात करके इस मुद्दे पर करते कि भी किस कृषि बिल है। शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब जैसे कि पहले भी हम बात कर रहे थे कि अभी 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे इसके बाद भी समीकरण कुछ बदले हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, तो क्या कुछ बदलाव हम हो सकता है इन नतीजों के बाद? कैसी स्थिति में हमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है और इसका कितना असर हो जाएगा फिर राज्यसभा के ये जो चुनाव होने वाले हैं अब अप्रैल अगस्त में? देखिए, मुख्यतः 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 ही राज्य हैं जिनमें सीट वैकेट हो रही है। उसमें उत्तर प्रदेश से 11, उत्तराखंड से 1 और पंजाब से 5 सीटें खाली हो रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश में अभी भाजपा प्रचंड बहुमत की स्थिति में है और भाजपा यदि साधारण बहुमत से भी सरकार बनाती है, जिस बात की काफी संभावनाएं जो दिख रही है, तो ऐसी परिस्थिति में भाजपा की जो 5 सीटें हैं उनको रिटेन करना बहुत आसान होगा। इवन उसमें से 1 और 2 मतलब साधारण बहुमत की स्थिति में भी भाजपा को 1 सीट के फायदा होगा। तो अगर परिणाम जो है उत्तर प्रदेश का अगर मान लीजिए ये प्रचंड बहुमत की स्थिति दोहराते हैं तो उसमें तो इनको 4 से 5 सीट का फायदा हो सकता है बीजेपी के लिए। और उत्तराखंड में जो भी पार्टी सरकार बनाएगी, चाहे भाजपा बनाती है तो वो सीट कांग्रेस से छीनने में कामयाब हो जाएगी, यदि कांग्रेस बनाती है तो कांग्रेस अपनी रिटेन कर पाएगी। तो उत्तराखंड के लिए ये है कि भाजपा के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस अगर सरकार न बनाने की स्थिति में जो उसको खोना पड़ेगा। अब रहा प्रश्न पंजाब का, मैंने पहले ही विश्लेषण किया था कि पंजाब में परिणाम आना जो अपेक्षित है और परिणाम की स्थिति में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस की भी वहां 3 सीटें हैं। तो यदि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में भी कांग्रेस को 1 सीट कम से कम जो खोनी पड़ सकती है। और शिरोमणि अकाली दल की 3 सीटें, 1 भाजपा की सीट है। तो पंजाब जिस तरह का जो अपेक्षा की जा रही है, हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है, चूंकि एक छोटा राज्य है और वहां पर पंचकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस भी मुकाबले में है, मुख्यतः आम आदमी पार्टी है, भाजपा और अमरिंदर सिंह की पार्टी का गठबंधन है, अकाली दल और बसपा का गठबंधन है और 5वां फोर्स आपका वहां के जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में जो उन्होंने अपना दल बनाया है संयुक्त किसान करके जो है, तो वो भी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो पंजाब का परिणाम की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए
और जिस तरह से विधानसभा जी चुनाव बिल्कुल, में हमें अभी आने के देखना बाद- चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए कि क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आता है। डॉक्टर विजय खेरा जी, इन नतीजों में जैसे कि शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि बेहतर नतीजे रहेंगे, लेकिन अगर इन केस आपको कम सीटें आती हैं तो ऐसे में तो एक बड़ी चुनौती हो जाएगी फिर आपके लिए अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए। पहली चीज तो ये है कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में हम अगर 10-25 सीटें 15 सीटें कम ज्यादा हो सकते हैं, हम जहां कमोश उसी स्थिति में रहेंगे जिस पर अभी हम हैं। 300 के आसपास ही रहेंगे, हो सकता है हम वो रिपीट करें, कम इससे होने वाले नहीं है। तो हमारी सीटों में तो वहाँ इजाफा ही होना है। हम अपनी भी रिटेन कर लेंगे और 2-4 सीटें और ले आएंगे हम उत्तर प्रदेश में। तो हमारी सीटें कम होने का कहीं गुंजाइश नहीं है। जो लोग हमारे साथ हैं वो हमारे साथ नहीं है, बीजेडी है, टीआरएस है, ये तो हमारे साथ तब भी थे, अभी भी हैं। दूसरी बात, अभी शैलेंद्र भाई की बात में इनका जो कहना है कि सत्ता पक्ष के साथ अक्सर छोटी मोटी पार्टियों के हित होते हैं जुड़े, उनके कार्य विकास जो भी हो, तो वो उनके साथ रहते हैं अक्सर। तो वो हमारे साथ रहेंगे तो हम अपनी स्थिति मेंटेन करने में सफल रहेंगे। दूसरी बात, अक्सर हमने देखा है, इतने वर्षों में देखा होगा, 7 साल में 8 साल में, कि हमारे बिलों में कभी कोई रुकावट आई नहीं, क्योंकि हम बहुत पहले से विपक्षी दलों से अलग अलग चर्चा करते हैं, उन्हें समझाते हैं, अगर आवश्यकता होती है तो उसके हिसाब से हम अपने बिल तैयार कर लेते हैं। हमेशा उनका समर्थन मिलता है। जहाँ तक अभी एक कृषि बिल की बात कर रहे थे, ये नहीं कि उससे भागूंगा, मैं उस पर भी बात करूंगा, चर्चा करूंगा। हमारा मानना था कृषि बिल गरीब किसानों के भारी हित में है। ठीक है, कोई भी कारण रहा, हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाए, या वो लोग जिन्होंने कोशिश की वो सफल रहे, तो हमने उसको वापस कर लिया। हम फिर गरीब किसानों से बात करेंगे, पूरी दुनिया में बात करेंगे, इन किसानों से भी बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे। चलिए ठीक है। विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि विजय खेरा जी कह रहे हैं कि हम विपक्षी दलों से बातचीत करके ही कोई भी बिल होता है तब लेकर आते हैं। कितना सहमत हैं आप इस बात से? ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनको ये लगता है कि इस देश में इन्हें विपक्ष की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपक्ष जब जब इनके गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाता है तो ये चाहते हैं कि उस विपक्ष को ये सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा या सरकार की किसी और एजेंसी के द्वारा कुचल दें। ये इस देश में विपक्ष देखना ही नहीं चाहते। इसलिए विपक्ष जो भी बात करता है, चाहे हमने राफेल के मुद्दे पर बात की, चाहे हमने किसानों के मुद्दे पर बात की, चाहे हमने किसी भी मुद्दे पर बात की, इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो उन परिस्थितियों में ये तो स्पष्ट है कि भाजपा को देश में विपक्ष नहीं चाहिए। अब ये जो जनहितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं कि जब आप ये बिल लेकर आए थे किसानों के खिलाफ, तो कोरोना काल में लेकर आए थे, जब देश एक प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था या मानव निर्मित आपदा से जूझ रहा था, तब आपको ऐसी कौन सी आफत थी कि बिल एकाएक आपको पास कराने पड़े? बगैर विपक्ष के आप लोगों ने ये बिल अपने बहुमत के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा से पास करा लिए। आपके सहयोगी दलों ने आपका साथ छोड़ दिया। हम बादल पार्टी की बात करते हैं, अकाली दल ने इनके साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया कि आप किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी की नहीं सुनी। तो इनका देश हित से या जनहित से कोई लेना देना नहीं है। देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी 2014 में जो सबसे गरीब पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। देश भर के हर जिले में ये करोड़ों की लागत से अपने ऑफिस खोल रहे हैं। चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, आपसे ये एक चलते चलते ये सवाल जानना चाहूंगी कि अब राज्यसभा में जिस तरीके से अब जो चुनाव होने वाले हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस के कौन कौन से ऐसे अहम दावेदार हो सकते हैं इस बार जो जीत हासिल कर सकते हैं, जिनका ज्यादा चांसेस लग रहे हैं आपको? देखिए, ये प्रश्न राज्य जो भी दल हैं उनका आंतरिक मामला है। इस पर कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि कौन प्रत्याशी जो दावेदार हो सकता है। हाँ, जो बड़े चेहरे हैं, जिस तरह आपने नाम लिया था उसमें जैसे आनंद शर्मा जी हैं, हिमाचल में चूंकि भाजपा की सरकार है और कांग्रेस के आनंद शर्मा जी वहाँ पे जीत पाना असंभव है, तो वो भी बीजेपी जो है वहाँ पे सीट जो छीनती दिखाई दे रही है। और कपिल सिब्बल उत्तर प्रदेश से हैं, तो वो भी जो है राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगे। और अभी आपने भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र किया था। सुब्रमण्यम स्वामी एक्चुअली नॉमिनेटेड मेंबर हैं, तो यदि पार्टी चाहेगी तो उनको दोबारा भी रिपीट कर सकती है। उनको कोई चुनाव वाली परिस्थिति से तो जूझना है नहीं, तो ये देखने वाली बात है। हाँ, तमाम जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं उनका वापसी करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह आनंद शर्मा का मैंने जिक्र किया, कपिल सिब्बल का जिक्र किया, और एक दो और जो चेहरे हैं जैसे गुलाम नबी आजाद, आई थिंक वो तो अभी नहीं है, वो तो जम्मू कश्मीर चूंकि डिसॉल्व असेंबली है अभी, तो और भी एक दो चेहरे हैं, तो उनका वापस करना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के पास उतना संख्या बल नहीं है। सिर्फ 2 राज्यों को छोड़ देकर राजस्थान
और छत्तीसगढ़। तो उसके अलावा जो नहीं, एक और सीट है मैं बता दूं, जो ऑस्कर फर्नांडिस की आकस्मिक निधन से खाली हुई है कर्नाटक में, इम्पोर्टेंट जो सीट, वो भी भाजपा अब जो छीनती हुई दिखाई दे रही है। जी जी, चलिए ठीक है। विजय खेरा जी, जल्दी से अपनी बात रख सकते हैं आप जी। मैं खाली ये बोल रहा था, ये कह रहे थे कि हमें विपक्ष की जरूरत नहीं है, तो मैं इनको स्पष्ट कर दूं, हमें तो है, हम तो चाहते विपक्ष रहे, लेकिन जनता नहीं चाहती इनके विपक्ष को। अब जनता ने 10% सीटें भी ना दे कांग्रेस को, तो हमें भी दोषी ठहराएंगे क्या उसके लिए? और फिर अगर आप राफेल जैसी चीज का विरोध करो, बुलेट प्रूफ जैकेट न खरीदने दीजिएगा हमको, तो फिर हम 370 पर आप साथ देते हो विदेशियों का, आप कहते हो कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है, जब तक यूनियन तय नहीं करे, वो ऐसे विपक्ष से हम बात करेंगे जो राष्ट्रद्रोह की हरकतें करेगा। चलिए ठीक है, बात का ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। और इसी के साथ राज्यसभा के पेज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।